नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या मोदी सरकार ने पूरे देश में यूसीसी लाने की तैयारी कर ली? क्या जल्दी देश में एक देश एक कानून लागू होने वाला है? लोकसभा में यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब राज्यसभा में यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में यूसीसी लाने की बात तो कही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर यूसीसी नहीं लेकर आई। शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लाए तो फिर क्रिमिनल में से लागू क्यों नहीं किया गया, यानी कि जो शरिया में क्राइम को लेकर कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करने के बाद ये क्राइम में क्यों नहीं लागू किया गया। ये गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत के लिए मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। सवाल यह कि क्या तुष्टीकरण की दुकान चलाने के लिए यूसीसी का विरोध किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आई। सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी स्पष्टता करें। विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का सियासी शोर है और प्रधानमंत्री के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू करने पर पूरा जोर लगा दिया है। राज्यसभा में संविधान पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता का कानून जल्द लाने वाली है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी अपना कमिटमेंट बता चुकी है। सेक्युलर सिविल कोड को संविधान की स्पिरिट बता चुकी है। यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया और यह भी बता दिया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज तक यूसीसी देश में लागू ही नहीं हो सका। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि अगर कांग्रेस पर्सनल लॉ लाई तो फिर पूरा शरिया लागू क्यों नहीं किया, क्यों क्रिमिनल में शरिया निकाल दिया? कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे?
देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस के आरक्षण को 50% से ज्यादा करने की मंशा पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। माननीय, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। गृह मंत्री से पहले लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूसीसी को लागू करने की बात कही थी। ये मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। ये सही है कि रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता रिजर्वेशन, लेकिन अगर रिजर्वेशन करना चाहे गवर्नमेंट तो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसमें क्या बात। तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें हैं जिसका वो सेलेक्टिवली भूल जाते हैं उन चीजों। साफ है, विपक्ष से लेकर कट्टरपंथियों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी इस बार भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध शुरू हो गया है। यूसीसी का नाम ले लेकर मुसलमानों को डराने का कम्युनल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन संसद में सरकार के ऐलान के बाद साफ है कि वो अब रुकने वाली नहीं। बीजेपी शासित तमाम राज्य भी एक एक कर कॉमन सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल है कि पंथ निरपेक्ष देश में सबके लिए एक जैसा कानून होने से परेशानी क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या देश कानून से चलेगा या फिर शरिया से? सबसे बड़ा सवाल, क्या तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान चलाने के लिए यूसीसी का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तारुफ आपसे करवा दें, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता और पॉलिटिकल एनालिस्ट दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश भाई, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोले, प्रधानमंत्री संसद में बोले, बहुत सारे सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि एक देश एक कानून, किसको क्या दिक्कत? देखिए, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एक देश एक कानून की जो बात कह रहे हैं मोदी सरकार या अमित शाह जो कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि यूसीसी में आप कॉमन समानता की बात कर रहे हैं,
तो समानता में जिन ट्राइब्स को उनको ट्राइब्स को आपने अलग कर रखा है, उनको फिर आप कैसे वो करेंगे? दूसरे नंबर की बात मैं आपसे ये कहूं कि अमित शाह साहब अभी पार्लियामेंट में ये कहते हुए नजर आए कि भाई आपने शरिया कानून क्यों लागू नहीं कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि सिविल लॉज अलग हैं और क्रिमिनल लॉज अलग हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता तो कोई क्या बता सकता। इससे बढ़ के मैं आपको एक और बात बताऊं कि तरीके जो हैं सिविल लॉज के लिए, मतलब अगर तरीके हैं तो क्रिश्चियन के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, और किसी समाज के पारसियों के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ क्रिमिनल कानून जो है वो सबके लिए सेम है। अब इतनी छोटी सी बात अगर उनकी समझ में नहीं आती है तो फिर इनको कौन समझाएगा? ठीक है, बताइए मुझे। ठीक है, यही दानिश भाई आपने ओपनिंग कमेंट में बहुत सारे सवाल 10 पूछे। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब धनंजय गिरी देंगे। धनंजय जी प्लीज जल्दी से इस पर रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, आजादी के साथ ही हो रहा था, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बिना धर्म आधारित विभिन्न यूनिवर्सिटियों में सुधार लाए बिना हम देश को नए बदलाव की तरफ नहीं ले जा सकते। और संविधान का मतलब ही क्या होता है? समान विधान, जहां सबके लिए समान विधान हो। बहुविधान से कैसे चलेगा? और भाई जब आपको पर्सनल लॉ चाहिए, सरिया का कानून चाहिए, तो नमक का शरीयत देना तो पहले सीखिए। और उसके अलावा अगर सरिया कानून आपको चाहिए तो क्रिमिनल में भी ले लीजिए। क्रिमिनल में भी हाथ काटने की सजा हो, क्रिमिनल में भी जो तरह से पत्थर मारने की सजा होती है, और जो तमाम तरह के ऐसे कानून, ऐसी सजाएं जो मैं कहना भी नहीं चाहता हूं और सामाजिक उस पर कहना नहीं चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा तब तक हमारा सेकुलर स्ट्रक्चर वास्तव में खड़ा नहीं होगा। राष्ट्र की विशालता को, एकता को संबल तब तक नहीं मिलने वाला है। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं वो बाबा साहब के सपने को यथार्थ रूप देने का यही तरीका है कि इस देश में यूसीसी लागू हो और सभी उसका स्वागत करें। लेकिन अगर किसी को वो कहते हैं आप ट्राइब्स को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं ये लॉ लाकर। नहीं, हम मुसलमान को इसी माटी की संतान मानते हैं। हम मुसलमान को मुल्क के ऊपर नहीं मानते हैं। जो आज तक राजनीतिक दल ने मुल्क के ऊपर मुसलमान और एक मुसलमानों को सहलाने का जो काम किया है, जो मुल्क के ऊपर मुसलमान और अपीजमेंट की जो तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई? जब पंडित नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ ला करके इंट्रोड्यूस किया, वहां से हुई। जब संविधान सभा में 3 दिन आप बड़े मैं एक लाइन में समझना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि यूसीसी आप लाकर मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो पर्सनल अधिकार जो संविधान देता है, आप धार्मिक तौर पर उन अधिकारों को देने से रोक रहे हैं। पहला तो उनका सवाल ये होता है। वो कहते हैं कि आप ट्राइब्स को इसमें शामिल क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कुछ ट्राइब्स को आप छोड़ देते हैं यूसीसी के दायरे से, जस्ट बिकॉज कि वो हिंदू है या फिर गैर मुस्लिम है। नहीं, देखिए, वो यूसीसी की जो बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को उसमें ले आए, ये संविधान में धर्म आधारित आरक्षण के लिए बाबा साहब ने मना किया, धर्म आधारित किसी भी तरह के अबेजमेंट के लिए मना किया। ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान बनने के बाद नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया। और हिंदू कोड बिल जो लेके आए उसमें हिंदुओं के लिए पुराने कानून से लेकर के हिंदू मान्यता के अनुसार उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तुष्टीकरण है। ठीक है सर, मैं कांग्रेस के पास हूं। अजय वर्मा जी, दानिश कुरैशी जी, एक लाइन में जवाब। वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि आपको अलग कानून दे दिया जाए। और दूसरा सवाल ये जो बहुत मौजूद सवाल लगता है कि भैया मीठा मीठा खा लिया, कड़वा कड़वा थू। मतलब आप वसीयत पर, आप शादी पर, तलाक पर, जिसमें आपको अपना फायदा दिखता है, आप उस पर चाहते कि शरिया लागू हो जाए। लेकिन जिसमें बहुत कट्टर कानून है, जिसमें लोगों के हाथ काट दिए जाएं कानूनी तौर पर, वो शरिया कानून आपको नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं, सुनिए मेरी बात, लागू कर दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं लागू कर दीजिए, आप कर दीजिए लागू। चलिए पूछ लीजिए धनंजय जी से, पूछ लीजिए, लागू कर देंगे। सुनिए धनंजय जी, एक लाइन में जल्दी से। सुनिए, इससे आगे अगर आप चाहेंगे आप लिख करके दीजिए कि हम पर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। अरे नाफिज कर दिया जाए, अभी लिख के दे देता हूँ। यही सुनिए, यही आपकी मंशा है। सुनिए, ये जो है ना, मैं यही कबूलवाना चाहता हूँ, यही आपकी मंशा है। दरअसल दानिश भाई, उसका दूसरा पहलू क्या ये आपकी मंशा है कि आप 3 शादी कीजिए और आप कानूनी तौर पर वैलिड मानिए? आपकी मंशा ये 3 शादी करना। उनसे मैंने ये पूछा कि ट्राइबल्स के मामले में, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने शरिया का पूछा तो मैंने कहा कि हाँ शरिया का, तो बाकी के सारे मजहब पे भी लागू कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो भी पूछ लीजिए इनसे, तो जवाब नहीं देंगे इसका। मैं आप दोनों से थोड़ा सा, अच्छा धनंजय जी 10 सेकंड धनंजय जी प्लीज। अजय वर्मा जी बहुत गौर से सुनो। अनुराग जी, आज तक किसी धर्म में मांग किया क्या कि हमको अलग कर दीजिए, हमारे लिए अलग से कानून लाइए, हमारे लिए अलग संविधान लाइए, हमारे लिए अलग से नियम लाइए, हमको वक्फ बोर्ड बना दीजिए, हमारे लिए अलग, हम संविधान के ऊपर चले जाएं।
कांग्रेस के कुकर्म ऐसे हैं कि जजेस की 11 जजेस की खंडपीठ गलत कह रहे हैं। बहन साहबानों के मामले में उसके ऊपर ले जाकर सरिया, संविधान के ऊपर सरिया लगाया और बहन साहबानों को न्याय नहीं दिया। अच्छा, आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बार पूछ लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट। अजय वर्मा जी, बहुत दिन बाद आप एक तो मिल रहे हैं, आप उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। अच्छा, मेरा सवाल अजय वर्मा जी ये है कि आज गृह मंत्री जी ने जो संसद से सवाल पूछा या बीजेपी के जो आला नेता सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपको इसका जवाब दे देना चाहिए। एक देश एक कानून के पक्षधर हैं या नहीं है? दूसरा सवाल ये कि दानिश भाई कह रहे हैं कि आप शरिया क्रिमिनल कानून लागू कर दीजिए। बतौर कांग्रेस आपका क्या स्टैंड है? आप हाथ कटवाने के फेवर में हैं कि अगर शरिया क्रिमिनल कानून को लागू कर दिया जाए और कोई मुस्लिम अगर किसी के साथ चोरी कर दे तो हाथी कटवा दें, या उसमें जो भी एक बड़ी फहरिस्त है सजा देने की, क्या आप उसके फेवर में? अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, भीमराव अम्बेडकर जी से। और कल जो अमित शाह जी ने बाबा साहब की बेइज्जती सदन में करी है वो निंदनीय है। उन्हें देश से शर्मसार करा है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, ये देश पढ़े लिखे लोगों से चलता है। अनुराग, ये बताइए कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, हमने बाबा साहब का सम्मान किया है। मक्कारी और मुनाफिक नहीं चलेगी। अजय जी, मुनाफिक और मक्कारी कांग्रेसियों की नहीं चलेगी। अजय जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, अनुराग जी नहीं, अनुराग जी गलत बात नहीं सुन सकते। नहीं, आप अनुराग जी क्या आप दोनों मेरे सम्मानित नहीं कर सकते। अजय जी, बाबा नहीं, अनुराग जी मैंने इस बात को नहीं स्वीकार नहीं, वो डिबेट छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया गृह मंत्री जी ने। आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सम्मान किया। धनंजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। थोड़ा सा मौका दे दीजिए। कैसे किया? ठीक है, आपका मौका है, आप उसको काउंटर इसके आगे नहीं पढ़ना। अजय जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कैसे हुआ मुझे बताएं। ठीक है, वही सवाल का जवाब देंगे। अजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग अपोज कर रही है इस बात के कि आप बताएं कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कैसे हुआ। अजय जी, एक तो ये आदत बेकार है कि आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे, कोई टोक देगा तो। 4 लोग चर्चा करते हैं, भाई कोई बोल ही सकता है ना। एक बार फिर से जोड़ने की भागने की आदत हो गई है ना। ये भगोड़े हैं, ये भगोड़े हैं। कहां तक भागेंगे और कितना भागोगे? सच से भागने की आदत हो गई है। आईना देख करके भागते हैं, सच देख करके भागते हैं, आईना देख करके भागते हैं, सच सोच लिए तो भागते हैं। माफी के साथ धनंजय जी, आप तो सत्तासीन पार्टी के नेता हैं, आपको तो जवाब देना है। सर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप शालीनता से सुन लीजिए। कोशिश ये है कि वो वापस जुड़ जाएं। तो मैं सवाल पूछूंगा कि जिस अंबेडकर के कानून को वो पुरजोर तरीके से लागू करने की बात कर रहे हैं, वही अंबेडकर साहब ने और कांग्रेस नेता केसी मुंशी साहब ने तो कहा था कि देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है यूसीसी। तो उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? अगर वो जुड़ेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा और पुरजोर तरीके से पूछूंगा, लेकिन बहुत जल्दी से अमितोष जी आज जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आता हूं आपके पास गिरी साहब। अमितोष जी, एक बार जरा देश को यह बताइए कि यूसीसी की जरूरत क्यों लग रही है आपको? पॉलिटिकली बहुत सारी बातें हो सकती हैं, राजनीतिक तौर पर राजनेता अपने अपने हिसाब से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, लेकिन देश में यूसीसी जरूरी क्यों, यह समझाइए। जी अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस मेरे वक्तव्य को और मेरे आंसर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं जिससे इजी सबको समझ में आ जाए। एक है सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, जुडिशियल पर्सपेक्टिव और फिर रिलीजियस लॉ। हम जब जुडिशियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो शाह बानो केस के अंदर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, मैं कोट करता हूं, अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ ए नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्प्यूट्स लॉयल्टी टू द लॉज विच हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। दैट मीन्स आप जो आर्टिकल 25, 26 और 29 की बात करते हैं उसमें आप रिजिबल रेस्ट्रिक्शन पढ़ना ही भूल जाते हैं। रिलीजन कभी भी एक सोशल फैब्रिक के ऊपर कभी नहीं जा सकता, एक सेक्युलर एक्टिविटी के ऊपर कभी नहीं जा सकता। और इसीलिए सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, अनुराग जी क्या दोहराया, जस्टिस आरएम शाही ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज द कोर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन and any religion is violative of human rights and dignity and secular suffocation of essential civil is not an autonomy but operation। इजिप्ट, इराक, सीरिया बात ट्रिपल तलाक मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वुमेन इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो भारत के अंदर में जेंडर जस्टिस की हम बात करेंगे, और जब जेंडर जस्टिस की बात करेंगे तो सेक्युलर फैब्रिक को हम नहीं भूल सकते, और जब सेक्युलर फैब्रिक को नहीं भूल सकते अनुराग, तो इक्वलिटी को हम नहीं भूल सकते। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसलिए रखा गया था नवंबर 23, 1948 में कि भारत के अंदर में यूनिफॉर्म कोड रहे। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, हम प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, हम सक्सेशन की बात करते हैं, और हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। वहां सब एक है, लेकिन जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां पे कुरान आ जाती है, शरिया कानून आता है। लेकिन देखिए अनुराग जी, एक बहुत ही खतरनाक बात मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जब थे तो मुसलमान कोड लागू होता था उनपे हिंदू लॉ।
आप सेंट्रल प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस और बॉम्बे में लागू होता था हिंदू लॉ, जब तक शरिया एक्ट 1937 नहीं आया था, और मालाबार में मुसलमानों पे लागू होता था हिंदू मैट्रिमोनियल एक्ट। तो देखिए इस देश के अंदर में 18% मेजोरिटी पॉपुलेशन ने अपने कोड को यूनिफाई करा लिया और चले गए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन एक कम्युनिटी है जो उसको नहीं करना चाहती। और वो क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन एक अवधारणा ये भी बनाई जाती है ना अमितोष जी, एक अवधारणा तो ये भी बनाई जाती है कि मुस्लिमों को टारगेट करके ये जानबूझकर कर रही है सरकार। जी कहां से? मैं वही पॉइंट पे आ रहा था अनुराग जी, उसी पॉइंट पे। कुरान की सूरत 47 आयत 2 क्या कह रही है? रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए हो और उसे चीज पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर अवतरित किया गया, और वही सत्य है उनके रब की ओर से, उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। अंत में क्या रहा है? उनका हाल ठीक कर दिया, मतलब end of the day human rights shall prevail, end of the day justice shall prevail, end of the day gender equality shall prevail, end of the day national integration shall prevail, end of the day constitution shall prevail। और इसीलिए लगातार अपोज करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल पर्सपेक्टिव को देखते हुए अनुराग कितने केसेस में सरला मुद्दल, शाह बानू, जॉन वेलवेटम, मैं सॉर्टिफाई कर देता हूं, 1975 के बाद से 2016 तक 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की संस्तुति की कि देश में यूसीसी होना चाहिए। तो दानिश भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बाबा साहेब ने संविधान सभा में कहा, केसी मुंशी जैसे बड़े नेता ने इस बात को कहा कि देश में अगर एकता और यूनिफाइड अगर सबको रहना है तो फिर ये यूसीसी जरूरत है देश की। और ये आज से नहीं है, ये बीजेपी, आप जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, ये तो सालों से होता आ रहा है जब इस बात की मांग होती रही है। दानिश भाई जल्दी सुनिए, देखिए मैं बस मैं 20 मिनट में अपनी बात 20 सेकंड में बात अपनी खत्म करूंगा। सुनिए, मैं आपसे उनसे ये पूछा कि आप यूसीसी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जिन जजमेंट्स को हमारे मित्र ने कोट किया है, उनसे ये पूछ लीजिए कि उस यूसीसी में क्या ट्राइबल्स और बाकी सारे जो भी दूसरे सब ट्राइब्स हैं वो एक्सक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दानिश भाई एक छोटी सी चीज पूछ लूं। दानिश भाई, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछा, अगर ट्राइबल्स को शामिल कर लें तो क्या आप ओके रहेंगे कि नहीं ठीक है साहब हम पर भी लागू कर दीजिए? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको एक बात, सर कानून आपके हिसाब से थोड़ी बनेगा देश में। अरे सुनिए, हम का विरोध करने का अधिकार तो हमारा है ना, हमारा कानूनन अधिकार तो है किसी भी चीज का जायज तरीके से विरोध करना। कैसे खराब हो सकता है देश में? सुनिए हम तो बता रहे हैं संविधान। इंटरप्ट मत करिए। सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कानून बदल जाएंगे? मैंने आपको यही कहा कि हमारे दोस्त ने ये बताया, मैट्रिमोनियल एक्ट बताया और हिंदू रिलीजन एक्ट बताया, तमाम चीजें बताई। वो ये भूल गए कि आपके यहाँ जो है शादी एक वो है 7 जन्मों का बंधन, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम का दिया हुआ है, बाकी तो किसी का भी नहीं है। सुनिए, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में तो ये साफ तौर पे कहा गया। मैं इसमें काउंटर कर देता हूं। सुनिए, मैं खत्म कर दूं उसके बाद। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से थोड़ी कर लेंगे, वो इक्वालिटी तो जरूरी है ना सर। आप इसको एक पक्ष से देख रहे हैं, बतौर पुरुष आप पुरुष वाले पक्ष से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस महिला के साथ किसी मुस्लिम पुरुष की शादी होती है, क्या वो महिला अलाउ करना चाहती है कि वो मुस्लिम पुरुष 3 शादी के बंधन में बंधे? आप 3 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो अलग से, जवाब देता हूं जल्दी दानिश भाई जल्दी। अनुराग मैं जवाब जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, सवाल आके ये है कि कोई भी कानून जब तक सिविल है तब तक वो क्रिमिनल नहीं है, और अगर कहीं कोई क्रिमिनलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत, जो ये बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं, जो सुनिए, अरे आपका बेसलेस आर्गुमेंट, मुझे ये बताइए, ट्रिपल तलाक के अंदर में मुसलमानों के लिए 3 साल का वो है प्रावधान, तो पढ़ लीजिए। बस सेक्युलर एक्टिविटी नहीं मानते आप रेडिकल एक्टिविटी मानते सिर्फ। सुनिए, सेक्युलर क्या है? सेक्युलर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शरिया को लग रहे हो, भारत के संविधान के ऊपर तो शरिया को लग रहे हो 1937 में लाए गए, तो फिर भारत को आप अपना देश कैसे मान रहे हैं? संविधान को अपना कैसे मान रहे हैं? आप बोल रहे संविधान आपके लिए एग्रीमेंट है, बोल रहे संविधान आपके लिए एग्रीमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया किसको ऊपर रखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया, कॉन्स्टिट्यूशन शरिया। मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दूं। आप मुझे ये बताइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आप उसके जो एक्ट हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये बता दीजिए मुझे।
मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना जवाब दीजिए। पूरा देश मानता है सर। परतोष जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो इतना बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को आप मानते हैं नहीं जवाब मानते? नहीं देंगे, जवाब कैसे नहीं मानते है, हैं? दे रहा हूं ना जवाब दानिश नहीं भाई, है पूरा आपका। देश मानता है, मैं पूछ जल्दी रहा हूं, से मैं दानिश भाई इक्वालिटी को कंक्लूड मानते हैं, करें। जेंडर बेस को मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को मानेंगे, आप शरिया कानून को संविधान के ऊपर रखेंगे। अरे अरे जवाब तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी में सबसे पहले 50% महिलाओं को तो ले आइए, इलेक्शन में ले आइए, एमपीस के लिए ले ठीक है आइए। दानिश भाई आप इसको कंटिन्यू करें, उस डायरेक्शन में यहाँ पर सरकार को जवाब देना होगा। मैं धनंजय जी आपके पास आता हूँ। अमितोष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमितोष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दानिश भाई अब थोड़ा सा रुक जाइए। दानिश भाई आप थोड़ा सा रुक जाइए। आचार्य चक्रपाणी जी का वक्त है, इसके बाद में धनंजय जी आपके पास आता हूं। चक्रपाणी जी महाराज, एक धर्म हमारे देश में जिसको संविधान परस्त रहना है वो कहता है कि हमें पर्सनल लॉ की जरूरत है, वो अल्पसंख्यक है। तो क्या बहुसंख्यकों को अपने अलग लॉ और नियम की जरूरत नहीं लगती? और नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन वो था जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन इस आधार पे हो गया कि भाई उनके खान पान अलग है, उनके पूजा पद्धति अलग है, उनके रहन सहन अलग है। इस आधार पे हमारे देश के टुकड़े एक पाकिस्तान कर दिया गया और उसको मुस्लिम राष्ट्र हो गया। और यहाँ पे जो लोग रहे वो इस शर्त पे रहे कि यहाँ पे रहने की जो भी संविधान वो होगा उसके साथ हम रहेंगे। तो एक तरह से दया के रूप में यहाँ पे चाहे जो लोग ठहर गए उनको रखा गया। लेकिन आज वर्तमान में जब समान नागरिक संहिता की बात, यानी हम विशेष की बात नहीं कर रहे, स्पेशल हम अपने को अधिकार नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपने अनुसार 4 शादियां करता है और एक व्यक्ति एक में सीमित हो जा रहा है। तो इससे न सिर्फ जनसंख्या का बल्कि एक संसाधनों का भी एक सीमित संसाधन है देश का, उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन एक जो कट्टरपंथी वर्ग है जो भारत में रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनका अधिकार मिले? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि देश जब वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। आज तो भी समान नागरिक संहिता पे जो समस्या ये पैदा हो रही है और विवाद हो रहे होता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र देश अगर हो जाता तो इस तरह की विषय उठता नहीं और देश पुनः विश्व गुरु बना होता। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ऐसी गिद्ध दृष्टि पड़ी, हमारे देश को कहीं ना कहीं खोखला करने में सेकुलर के नाम पे जानबूझ करके हिंदुओं के साथ ठगी किया गया कि आज अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उस पर भी बवाल हो रहा है कि नहीं हमें तो विशेष चाहिए। यानी अल्पसंख्यक यहाँ पे बहुसंख्यक पे हावी है। आप देखिए एक तरफ बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। अरे भाई अगर दानिश जी को सरिया कानून चाहिए तो पाकिस्तान चले जाए। रिगार्डिंग बात करिए, मुझे ये बताइए कि अगर मुस्लिम धर्म पर यूसीसी लागू हो जाएगा, एक देश एक विधान लागू हो जाएगा, तो इसे चेंजेस क्या देखते हैं आप? समझ क्या पाते कि क्या बदल जाएगा? आता हूं दानिश भाई इसके बाद। नहीं, बदले का मूल विषय यह है कि हमारे कई प्रकार हमारे जो इस प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याएं देश में है वो समाप्त होंगे। अभी तो जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने जिस तरीके से आप देखो ना, वक्फ बोर्ड से लेके और एक विशेष दर्जा दे दिया है, विशेष अधिकार दिया है, जिसके वजह से पूरे देश में अव्यवस्था फैली हुई है। और उसी अव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। और हम तो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकली कुछ सवाल उठाया है दानिश कुरैशी ने। धनंजय गिरी जी प्लीज आप उसका जवाब दे दीजिए। विकास होगा। दानिश कुरैशी के हिसाब से मैंने जब सवाल पूछा कि क्या ट्राइब्स को शामिल कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं ट्राइब्स शामिल कर देंगे, फिर भी विरोध करना हमारा अधिकार है। धनंजय जी जल्दी से। देखिए अनुराग जी, अगर विरोध के लिए ही विरोध है जैसा कि वो कह रहे हैं और उनको मुल्क से ऊपर मुसलमान रखने की जो कांग्रेस के अपीसमेंट की पॉलिटिक्स रही है, वो एक बात वो सही कह रहे हैं कि उनके यहाँ मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है, तो उनके यहाँ मैरिज इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो दूसरे जन्म के बाद। सर मैं रोक रहा हूं आपको, मैं अपने सभी मेहमानों को रोक रहा हूं।